Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss a very important chapter of the 12th class. We can say that this is the second part of the NCERT book of the 12th class. और बेटा इस चैप्टर का नाम आपको समझ आ ही गया होगा, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेशन पे बेस आपके कई चैप्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले आप इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, देन आपका डेफिनिट इंटीग्रल आएगा, देन इसी के ऊपर आपका एरिया अंडर कर्व आएगा, और देन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें भी पूरा जो चैप्टर है वो आपका इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इतना ही नहीं, आपकी फिजिक्स जो है उसमें भी आप इंटीग्रेशन से बच नहीं सकते। तो +2 मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमारी इंटीग्रेशन की आज स्टार्टिंग है। बहुत ध्यान से समझना क्या प्रोसेस है, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या डिफरेंस होता है, वो सारा हम स्टडी करने वाले हैं। एक एक चीज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। तो देखो बेटा, डिफरेंशिएशन का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, तो डिफरेंशिएशन के ही इनवर्स प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। देखो मैंने क्या कहा कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। जरा समझने का प्रयास करते हैं एक दो एग्जांपल लेके कि ये हम इनवर्स प्रोसेस क्यों कह रहे हैं। जरा देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं बात करूं d/dx ऑफ, अगर मैं sin x का डेरिवेटिव लूं, किसका डेरिवेटिव लूं? sin x का डेरिवेटिव लूं, तो बताइए क्या होता है। ये तो सबको बिल्कुल याद ही होगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन ले लूं, सारी बात बताएंगे। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, dx क्या है, ये cos x क्या है, सारी बातें करेंगे। अगर इस cos x का इंटीग्रेशन ले लूं तो वापिस क्या आ जाएगा? आपका sin x आ जाएगा। समझ आ रही है बात? प्लस में c और आता है, बताऊंगा c का मतलब क्या है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो कि sin x का डेरिवेटिव लेते हैं तो cos x आया, तो cos x का जब इंटीग्रेशन लिया तो क्या आया? आपका sin x आ गया। बताओ बिल्कुल रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? c का अभी रोल बताऊंगा आपको। दूसरा देखिए, d/dx ऑफ, अगर मैं x² की बात करूं तो बताइए कितना होता है डेरिवेटिव इसका? 2x। तो बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा? कुछ ऐसा प्रोसेस होगा ना कि अगर मैं इस 2x का इंटीग्रेशन करूं तो वापस क्या आ जाए? यही x² आ जाए, यही x² आ जाए। तो बताओ रिवर्स प्रोसेस हो गया कि नहीं हो गया? प्लस में हम c लगा देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में। बताऊंगा ये c क्यों लगता है। फिलहाल आप समझने के लिए इतना भी समझ सकते हो कि भाई देखो, जब हमने sin x का इंटीग्रेशन किया तो cos x आया, और जब cos x का इंटीग्रेशन किया तो वापिस क्या आ गया? sin x आ गया। इसी तरह x² का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x हुआ, और 2x का इंटीग्रेशन अगर मैंने किया तो कितना हो गया? x² हो गया। ये जो मैं प्लस c मैंने लगाया था, इसका रोल मैं बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया है कि इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मींस जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आया उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वापिस तुम्हारे पास वही आ जाएगा जो तुम्हारा फंक्शन था। तो जरा देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर टर्म्स क्या हैं, कैसे हम उनको सीखेंगे, वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, ये आपके पास है, मान लिया कोई fx है इंटू dx है।
क्या कहा मैंने, एफ एक्स कोई फंक्शन है इनटू डी एक्स है, विल बी इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान से समझो, ये क्या है फंक्शन, पहले मैं बात कर लूं, ये जो एफ एक्स क्या फंक्शन है, वो फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इस लाइन का क्या मीनिंग है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है जरा बताइए। ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन के सिंबल को। क्या है ये, इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसको हम एक्चुअल में समीशन भी कहते हैं, समीशन। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन क्या है, आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पास आपको यहां से ये कोई कर्व है, ये आपको यहां से यहां तक एरिया निकालना है, यहां से यहां तक। तो आप कैसे निकालते हो, याद करो, एक छोटी सी स्ट्रिप का आप निकालते हो, छोटी सी स्ट्रिप का, है ना, एक छोटे से कंपोनेंट का, और फिर आप क्या कर देते हो, उसको इंटीग्रेट कर देते हो। तो इंटीग्रेशन क्या है, इन छोटे 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 स्टेप्स को जब एड अप कर दोगे तो वो सारे का क्या बन जाएगा, एक तरह से सम होके आ जाएगा, और उसी का नाम तो इंटीग्रेशन है। तो आपने क्या समझा, इसका मतलब क्या है, समीशन है। पहले मैं मीनिंग बता दूं। अच्छा, ये एफ एक्स क्या है जरा मुझे बताइए। एफ एक्स वो फंक्शन, एफ एक्स इन एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसमें ये एफ एक्स क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलेंगे, इंटीग्रांड। ठीक है, एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इंटीग्रांड। एफ एक्स क्या है, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये तुम्हारा x क्या है बेटा, इसका क्या मतलब है, इंटू डी एक्स करूं, कहीं पे dy आए तो dx का मतलब है ये x हमारा यहां पे वेरिएबल हो गया कि हम किसके विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर हमारा dx है तो विद रेस्पेक्ट टू तुम्हारा x करेंगे इंटीग्रेशन, अगर तुम्हारा dy हुआ तो विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे। मतलब जिसके विद रेस्पेक्ट टू करोगे वो वेरिएबल है, वो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, आपको अंदर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाकी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आपको मैंने दो बातें बताई हैं कि ये जो एफ एक्स है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको बोलेंगे इंटीग्रांड, और जो dx है अगर x के विद रेस्पेक्ट टू कर रहे हो तो x वेरिएबल है, y के विद रेस्पेक्ट करोगे तो y वेरिएबल होगा। अच्छा, इस एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इस एफ एक्स को हम बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव। क्या कहेंगे बताओ, एंटी डेरिवेटिव, और कई बार प्रीमिटिव भी बोल देते हैं, प्रीमिटिव ऑफ एफ एक्स, प्रीमिटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। भाई ये क्या हुआ, इसका एंटी डेरिवेटिव ही तो हुआ। भाई डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ और आता है, अगर इसी का मैं डेरिवेटिव कर दूं दोनों तरफ तो वापस तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव ऑफ दिस एफ एक्स। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर हमारा इसका मैं डेरिवेटिव कर दूं, किसका, इस एफ एक्स का, तो वापस क्या आ जाना चाहिए, एफ एक्स आ जाना चाहिए। ये तो कुछ इसी तरह से तो हुआ, जैसे ध्यान करो कि अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो क्या आता है 2x का, देखो 2 तो कांस्टेंट, x की पावर 1 है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और नीचे भी वही लिख देते हैं। तो देखो 1 था, 1 मैंने ऐड कर दिया तो x² हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 2x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू x²। ठीक है, प्लस सी जो भी होगा वो हम लिख देंगे। अब मैंने क्या कहा कंडीशन, कि इसका जो डेरिवेटिव करूंगा एफ एक्स का, वापिस ये आना चाहिए। तो आप जरा इस x² का डेरिवेटिव करो, इस x² का डेरिवेटिव करूंगा तो बोलो कितना होगा, 2x होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर इसका डेरिवेटिव करूं इस एफ एक्स का, वो अगर एफ एक्स आ जाए स्मॉल वाला, तो मैं कहूंगा ये जो एफ एक्स है ये तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, या प्रीमिटिव है इस फंक्शन का। ये तो बेटा आपको बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि एक्चुअल में इनके मीनिंग्स क्या हैं इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन को इनवर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं, डिफरेंशिएशन का। अब आपको इसके सी का रोल बताता हूं कि एक्चुअल में ये जो सी ऐड करते हैं हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन की 2 टाइप्स होती हैं। क्या क्या बताई मैंने, एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल की। इनडेफिनाइट
इंटीग्रल। इसको हम इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं? नाम से ही क्लियर है क्या कि भाई जो फाइनाइट ना, इनडेफिनेट, जो डेफिनेट ना हो, मतलब जो वेरी करे। देखो ये हम सी क्यों जोड़ते हैं? जैसे आप याद करो, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो बताओ क्या आएगा? पावर बेटा अगर 2 है ना तो आप पावर में 1 जोड़ दोगे, है ना। इंटीग्रेशन अभी सिखाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर है तो इसके क्या होगा इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब। पता है कैसे आया? मैंने 2 में 1 ऐड कर दिया तो एक्स की पावर 3 अपॉन आ गया 3, डिवाइड कर दो जो पावर है उसी से, और प्लस में हम सी और लगा देते हैं, है ना। सी लगाया था ना, याद करो मैंने क्या लिखा था? एफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। अब ये क्यों लगाते हैं मैं आपको जरा वो समझा दूं। देखो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हमने किया तो हम क्या कहते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो मैं आपको डिटेल से समझा दूं कि भाई ये सी क्यों आता है। तो देखो बेटा ध्यान से देखो कैसे समझेंगे हम इसको। आप एक बात बताइए बेटा, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, किसका एग्जाम्पल लूं? भाई मैंने ले लिया कि अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूं डी बाई डी एक्स हो, किसका डेरिवेटिव? अगर मैं ले लूं एक्स स्क्वायर का, किसका ले लिया बताओ? एक्स स्क्वायर का। तो तुम सब बड़ी आसानी से बता दोगे कि सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है ना। तुम 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, सेकंडों में बता दोगे। फिर मैं आपसे पूछूं भाई एक काम करो, तुम मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बताओ, तो आप बता देंगे, कह देंगे सर इस पे तो हमने पूरी बुक अभी खत्म ही करी है, भाई एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है और सर 1 का 0 होता है। बिल्कुल तुमने सही बताया। फिर मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, भाई एक बात बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना होगा? तो तुम कहोगे सर ये भी कोई बड़ी बात है, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का हो जाएगा 0, वही 2x आया, है ना बेटा। और करना चाहो करते रहो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, मैं तो कहता हूं चाहे 100 ले लो, तो बताओ इसका क्या होगा? इसका भी 2x ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो 2x और 100 का तो 0 हो गया। बिल्कुल आसान है ना। अच्छा अब आप कहेंगे कि सर आपने अभी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हमें सिखाई है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, ये जो रिजल्ट आया, तो मुझे वापस बोलो फंक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए आप कहेंगे, तभी तो इनवर्स प्रोसेस हुआ। जरा एक बार चेक कर लेते हैं। जरा बताओ बेटा इस 2x का अगर इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा? 2x इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू, दिमाग लगाना। देखो बेटा क्या बताया था, 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर भी आ सकता है। क्या कहा था मैंने? x तुम्हारा वेरिएबल है तो x के अलावा बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो 2 मेरा बाहर आ गया। अच्छा x का कैसे इंटीग्रेशन करूंगा जरा बताओ? क्या सिखाया था? पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर दीजिए अपॉन, ये 2 था तो नीचे भी 2 आ गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बता सकते हो क्या आया? ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा। अच्छा अगले का करते हैं। अब तुम कहोगे सर अच्छी बात है, ये तो एक्स स्क्वायर वापिस वही फंक्शन आ गया, इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, है ना। अच्छा अब दूसरे का अगर करें इसका हम, तो 2x का क्या हुआ इंटीग्रेशन? जरा बताइए मुझे। 2x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वही तो आया, 2 इंटू एक्स की पावर 1 थी, 1 ऐड कर दिया तो ये आपके पास वही एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं क्या ये वापस इनवर्स प्रोसेस हुआ? इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास तो ये आना चाहिए था, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन मेरे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर आया। ये तो एग्जैक्टली नहीं आया। अगले का करोगे तो इस 2x का भी इंटीग्रेशन करोगे, अरे तो बेटा ये भी तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और इसका भी करोगे तो ये भी तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो तुमने क्या देखा? ये तो एग्जैक्टली रिपीट नहीं हुआ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इसमें प्लस में सी लगा दूंगा। अब देखो सी का क्या रोल है, ध्यान से समझना बेटा। सी का क्या रोल है? सी देखो, सी क्या है? पहली बात तो सी को बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
मतलब क्या हुआ, ये वो वाला कांस्टेंट नहीं है जो आप अक्सर यूज करते हो, मतलब फिक्स वैल्यू वाला, आर्बिट्रेरी है, मतलब इसकी वैल्यू वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी जरा देखो। अब इस पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने 2x का इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर आया, तो देखो ये एग्जैक्टली आ गया वही फंक्शन, तो मैं c की जगह 0 ले लूंगा। तो जब 0 ले लूंगा तो बताओ एग्जैक्टली वही फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया। अगले में क्या करूंगा, इस 2x का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो x स्क्वायर आया था प्लस c की वैल्यू 1 ले लूंगा। तो बताइए एग्जैक्टली रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। अगले में क्या करूंगा, इसकी जगह 2 ले लूंगा। अगले में क्या करूंगा, इसकी जगह 100 ले लूंगा। तो बताइए आपको c का रोल समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में, क्योंकि उसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती, हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। इसका दूसरा नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहा मैंने, देखो या तो आप कह सकते हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम हमेशा प्लस सी लगाएंगे। बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्लस सी क्यों लगाते हैं। ये तो बात हो गई इंडेफिनिट इंटीग्रल की। अब बात कर लें एक बार जरा कि डेफिनेट इंटीग्रल भी, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। ये तो बात थी इंडेफिनिट की, अब डेफिनेट क्या है। तो आप जरा खुद ही बताओ मुझे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल भाई नाम से ही क्लियर है, ऐसा इंटीग्रल जिसका आंसर डेफिनेट आए, है ना। हालांकि हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, हम अगले में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं। डेफिनेट में क्या है, जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई x इंटू डी एक्स का बताओ जरा इंटीग्रेशन, तो आप क्या कहोगे, लिमिट लगा दी मैंने 0 से 1। इसको बोल लेंगे लोअर लिमिट, इसको बोल लेंगे अपर लिमिट। अब मैंने इसको डेफिनेट क्यों कहा, इसमें c नहीं जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, तुरंत हम करेंगे x स्क्वायर बाई 2 और 0 से 1। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, चलो मैं आपको और थोड़े दूसरे तरीके से बताता हूं, इसका आंसर डेफिनेट आएगा। अब तुम कहोगे सर डेफिनेट कैसे आएगा, क्या इसमें हम प्लस सी नहीं जोड़ेंगे। बिल्कुल इसमें भी आप प्लस सी जोड़ोगे, लेकिन बेटा प्लस सी की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस सी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा जरा बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड कर दी, एक्स स्क्वायर 1 में 1 ऐड कर दी अपॉन 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये लिमिट लगा देते और प्लस सी लगा दिया मैंने, और ये मैंने लिमिट लगा दी क्या, 0 से 1। देखो बेटा बहुत आसान था, x की पावर 1 थी, मैंने 1 ऐड कर दिया, नीचे भी 2 कर दिया, लिमिट और प्लस c लगा दिया, जो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हो। 0 से 1 मैंने लिमिट लगा दी। अब बेटा डेफिनेट को कैसे सोल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा भाई, 1 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c माइनस 0 पुट करोगे तो 0 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। तो देखो ये तो 1/2 प्लस सी आ गया, माइनस 0/2 तो 0 हो गया, माइनस का c हो गया। अरे तो c से c तो कैंसिल हो गया, तो इसलिए आंसर कितना आ गया, 1/2। क्या आंसर आ गया, 1/2। तो इसमें प्लस c लगाने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि c से c तो हमेशा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल को आगे सोल्व करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इतना करेंगे, x इंटू डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करना होगा तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और तुरंत ही लिमिट लगा देंगे 0 to 1, ये लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप कहेंगे सर आपने प्लस सी क्यों नहीं जोड़ा, समझ गए ना क्यों नहीं लिखेंगे प्लस सी डेफिनेट में, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बेटा बेसिक डिफरेंस बताया कि इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है। इंडेफिनेट में प्लस सी लगाएंगे और डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगाएंगे। इंडेफिनेट को इसलिए इंडेफिनेट बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी करेगी, और डेफिनेट को इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स आएगी। चलो ये बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं, हम वापस लौट के आते हैं कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किसको करता है, क्या है एक्चुअल में ये। तो देखो बेटा इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इंडेफिनेट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स
इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व ऑफ दैट फंक्शन। काफी समझने का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में ये जो आपके पास किसी भी फंक्शन का जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालेंगे तो एक्चुअल में वो रिप्रेजेंट किसको करता है, एक फैमिली ऑफ कर्व को करता है। कैसे, जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने बेटा 2x कोई फंक्शन है तुम्हारा, fx मैंने क्या ले लिया, 2x ले लिया, ध्यान से समझना। तो बताओ 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बड़ा आसान है। तुम कहोगे सर 2 इंटू एक्स स्क्र बाई 2, ये तो याद हो ही गया होगा, तो ये तो आ गया एक्स स्क्र, और प्लस में c तो लगाना भूलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो पता है बेटा, अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है c की, बताओ। c की वैल्यू तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है ना। चलो इसकी वैल्यू वेरी करते हैं। मान लिया c की वैल्यू हमने 0 1 2 3 ले ली, तो पता है क्या बना, सबसे पहली वैल्यू क्या बन गई, मान लिया ये y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया, पहली जो वैल्यू आई वो तो एक्स स्क्र आ गया, एक्स स्क्र प्लस 0, अगली वैल्यू आ गई एक्स स्क्र प्लस 1, अगली वैल्यू आ गई एक्स स्क्र प्लस 2। तो याद करो, अगर ये y होता था, ठीक है, आप आगे भी पढ़ोगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है ना बेटा, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। हम अलग से एक चैप्टर, आप तो 12th क्लास में है तो 11th में आप पढ़ चुके हैं, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है जो y के सिमेट्रिक है। और ये क्या है, ये भी तो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। कहां पे, y-1 है ना, तो y-1 को 0 पुट कर दोगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा, x तो 0 और y 1 आ जाएगा, 0 और 1 पे होगा। इसमें क्या होगा जरा बताइए, y-2 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्र, मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा वो तो 0 और 2 आ जाएगा। भाई इसको भी 0 कर दो, वर्टेक्स निकालने के लिए इसको भी 0 कर दो, तो x 0 और y की वैल्यू 2 आ गई। तो मैं ये फैमिली ऑफ कर्व क्यों कह रहा हूं, उसका मीनिंग जरा आप समझिए। आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है, ये तो पैराबोला है जो किसके सिमेट्रिक है, y के है। तो बेटा ऐसे ही तो कर्व बनेगा, ये बन गया, किसका कर्व है ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का है, वेरी सिंपल। अगला अगर मैं इसका बनाना चाहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, तो देखो इसका वर्टेक्स कहां होगा, 0 और 1, 0 और 1 कहां होगा, कहीं न कहीं ये मान लेता हूं 0 और 1। भाई y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है, 0, ये y की वैल्यू 1 हो गई, यहां पे एक कर्व आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद अगला क्या है, 0 और 2, 0 और 2 कहां होगा, थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएंगे, 0 और 2। ध्यान से देखो, बताओ एक ही सिमेट्री है कि नहीं है, एक ही परिवार के सदस्य है कि नहीं है। और अगर आप नीचे जाओगे इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। अगर नेगेटिव वैल्यू लेते, मान लिया हम प्लस c की जगह -1 लेते, -2 लेते, -3 लेते, तो ये और नीचे चले जाता। समझ में बात आई। तो इसको कोई वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। चलो अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो बेटा, मैं आपको डिफरेंशिएशन भी साथ साथ रिवाइज करवा दूंगा और साथ साथ मैं आपको इंटीग्रेशन भी आगे करवाते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं, एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखूंगा। ध्यान से देखो, अगर हम सबसे पहले अगर हम डी बाई डी एक्स को याद करो, अगर x की पावर n+1 अपॉन n+1, ध्यान से समझना बेटा, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो, साथ साथ नोट भी करते रहना, नोटबुक साथ रखना, क्योंकि बाद में मैं इसको मुझे मिटाना भी पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले हैं, 20 करीब हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। n है, ये तुम्हारा वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि x की पावर x हो तब भी लगा दो जी, ये कॉन्सेप्ट लगा दो। तो इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे करते थे, ध्यान करो।
भाई पावर आपकी साइड में आती थी तो क्या करते आप, n+1 साइड में x की पावर क्या करते बोलो, x की पावर n+1 में से 1 माइनस करते तो n+1 -1, ठीक है, यही तो करते, और अपॉन n+1 था ही, ये तो कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये तो आंसर आ गया x की पावर n। तो इसके डेरिवेटिव में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, x की पावर n आ गया। तो बेटा यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला यहां पे बनेगा कि अगर कोई x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको बोले करने के लिए, n यहां पे क्या है तुम्हारा, कोई भी कांस्टेंट होगा, तो बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। देखो ध्यान से जरा, क्या ये वापस नहीं आ गया, क्या कहा था हमने, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस यही आएगा, और प्लस में c तो आपको लगाना ही है, बोलो लगाना है कि नहीं। अब यहां से बहुत सारे फॉर्मूले निकल के आते हैं, अगर कोई आपसे कहे x की पावर 6 का बताइए, किसका बताओ, x की पावर 6 का बताओ, तो क्या कहोगे आप, x की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। अरे एक जोड़ दिया, नीचे भी वही कर दिया, ठीक है। दूसरा अगर आपको कहे कि भाई x का बताइए, तो पावर में 1 जोड़ दो अपॉन 2 प्लस में c, ठीक है, ऐसे आप करेंगे। लेकिन इसके अंदर इस तरह से आप इनको इंटीग्रेशंस को कर सकते हैं, और हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, तो इसको आपको ध्यान समझना है। दूसरा देखो जरा ध्यान से, दूसरा जो होगा d/dx हो, अगर 1 की पावर x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव निकालना हो, तो 1 की पावर x का तो 1 की पावर x ही होता है, तो अगर इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, 1 की पावर x इंटू dx, वही सेम होगा 1 की पावर x प्लस c, ठीक है। थर्ड है d/dx ऑफ, अगर a की पावर x की बात करें, तो a की पावर x का याद है क्या होता था, a की पावर x इंटू log a। उम्मीद है ये सारा आपको याद होगा। तो आप मुझे तो इसका इंटीग्रेशन करना है कि कहीं पे अगर a की पावर x का इंटीग्रेशन आ जाए तो वो क्या होगा, जरा बताओ क्या होगा, a की पावर x प्लस c। अच्छा ध्यान करो बेटा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो ये तो क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट होगा log a, तो log a कहां जाएगा, मुझे तो a की पावर x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये log a क्या इसके डिवाइड में नहीं आ जाएगा, a की पावर x अपॉन log a कांस्टेंट, इसलिए जो log a था वो तुम्हारा नीचे आ जाएगा, e तो तुम्हारा बेस होता ही है। तो आप क्या करेंगे, जब भी कभी a की पावर x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो बताओ आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, a की पावर x अपॉन जो a है वो log के साथ आ जाएगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है d/dx ऑफ log x। अब बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता था, याद है आपको, x या मॉडुलस में लेना, याद है ना, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, log का जो डोमेन होता है वो 0 to ∞ होता है, याद आ रहा होगा आपको, ना तो नेगेटिव हो सकता ना 0 होता। तो log x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/x होता है, और अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन लूं तो बताओ क्या होगा, log of x प्लस c, वापिस वही तो आ गया, log of x प्लस c। याद रखना बेटा, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, इनको लर्न रखना है, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ की, d/dx ऑफ, देखो ध्यान करो, sin x का डेरिवेटिव क्या होता था, sin x का होता था cos x, तो यहां पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। भाई रिवर्स प्रोसेस ही तो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। सिक्स्थ है d/dx ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता था बताइए, माइनस का sin x होता था, तो बता सकते हो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अरे बेटा sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x प्लस c। समझ में आ रहा होगा, sin x का cos x डेरिवेटिव, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का माइनस sin x, तो अगर sin x या तो कह दो माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x होगा, या अगर sin x का करना है तो इस माइनस को आप यहां पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने 6 फॉर्मूलेज पढ़े हैं, इनको आप ध्यान से समझना, 6 हमने यहां पे
पढ़ लिए हैं। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू होगी बेटा n की, ये वैल्यू आपकी -1 के लिए ये वैलिड नहीं होगा। किसके लिए वैलिड नहीं होगा बताओ? -1 के लिए। क्यों वैलिड नहीं होगा? n इज नॉट इक्वल टू -1। बोलो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर -1 करोगे तो ये तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? 1/x, ठीक है ना। और 1/x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ x प्लस c। क्यों? क्योंकि अगर -1 आ गया तो देखो -1 + 1 और अपॉन -1 + 1, तो ये तो नीचे बेटा 0 बन जाएगा आपके पास, है ना। तो इसलिए n की वैल्यू होगी दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू -1। ये बात ध्यान रखना आप, ये जब भी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद 7th की बात करते हैं। हमने साइन कोस का पढ़ लिया है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट हम करते हैं d/dx ऑफ टेंजेंट x। बताओ क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x होता है। बोलो होता है कि नहीं? अच्छा, 8th लिख लेते हैं d/dx ऑफ कोट x माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, याद होंगे ना सारे। 9th की बात करते हैं d/dx ऑफ सीकेंट x, ये होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। 10th बात कर लेते हैं d/dx ऑफ कोसिकेंट x, क्या होता है? माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। आगे बात कर लेते हैं d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, क्या होता है बोलो? 1/1 - x² का अंडर। और 12th की बात करें तो d/dx ऑफ कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है? -1/1 - x² का अंडर। तुम कहोगे सर ये तो हमारे सारे याद है, तो अगर ये याद है बेटा तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब जब भी आपको सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना होगा तो आप कैसे करेंगे उसको? सीकेंट स्क्वायर x का tan x कर देंगे। आपको तो इतना समझना है कि भाई मैं क्या ऐसा करूं, tan x का क्या होता है डेरिवेटिव, वही तो सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा। ये आंसर आ गया वापस tan x। अच्छा, अगर कोसिकेंट स्क्वायर x का कोई पूछे तो बताइए क्या आएगा? कोसिकेंट स्क्वायर x का ये माइनस कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये यहां पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोट x प्लस c। सिमिलरली अगर इसकी बात करूं तो सीकेंट x इंटू टेन एक्स विल बी इक्वल टू सीकेंट x प्लस c। और अगर इसकी बात करें तो बोलो कोसिकेंट x इंटू कोट x, ये याद रखना बेटा, विल बी इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x प्लस c। ये जो आपका माइनस साइन था ना बेटा, ये हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया। इसी तरह से 1/1 - x² का अंडर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x। और अगर इसका करें तो इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, अगर मुझे कोस इनवर्स की फॉर्म में चाहिए तो ये माइनस यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं माइनस कोस इनवर्स x। तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारा इसके ऊपर फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया। हमने साइन इनवर्स x पढ़ लिया, कोस इनवर्स x पढ़ लिया, साइन कोस टेंजेंट और कोट सीकेंट और कोसिकेंट x हमने पढ़ लिया। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। 13 जो आपके पास है वो है d/dx ऑफ tan इनवर्स x। बताइए tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 + x² होता है। इसी तरह से d/dx ऑफ कोट इनवर्स x क्या होता है? -1/1 + x²। सिमिलरली d/dx ऑफ सीकेंट इनवर्स x भी होता था, याद है कि भूल गए? 1/x इंटू x² - 1 का अंडर। और अगर मैं बात करूं d/dx ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, बताओ क्या होता था? -1/x इंटू
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का अंडर रूट। तो देखो बेटा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर कहीं भी आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? tan इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा। और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। भाई अगर इस माइनस को मैं शिफ्ट कर दूं यहां पे और मुझे कोट के फॉर्म में लिखना हो तो बड़ी आसानी से लिख दूंगा, कोट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख दूंगा। अच्छा, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो 1/x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का अंडर रूट, तो बताओ क्या होगा? इंटू dx। मैं लिखूंगा इसको सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो सेम ही तो आया। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो 1/x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का अंडर रूट इंटू dx, तो इसको लिख सकता हूं माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। या एज इट इज, जब माइनस के साथ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापिस तुम्हारे पास कोसिकेंट इनवर्स एक्स आएगा। तो बेटा आपने जैसे इस पूरे लेक्चर में देखा कि इंटीग्रेशन क्या है, एक तरह से रिवर्स प्रोसेस ऑफ, आप कह सकते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और अब हम इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।